बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में मदद कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे। उनकी बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने लत्ते लिए हैं जो पीटीआई की क़यादत है, ख़ास तौर पे जो वकील रहनुमा हैं उनके उन्होंने जनाब अच्छी खासा फ़र्द जुर्म आप कह सकते हैं कि आयद कर दी है। और आज केस भी लग गया है इमरान खान वाला, वो जो 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट वाला केस नहीं जिसमें सजा हुई है, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया उनका, दरखास्त जो है। तो वो उसका नतीजा क्या निकल सकता है? क्या इमरान खान के साथ कोई नरमी रायत का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? और फिर ये इस्लामी टच देने से बात नहीं आ रहा मामलात को। नौरीन गिर जाए जनाब नाले में, इस्लामी टच। और वो जो सहेल अफरीदी साहब हैं वो अदालती डेकोरम तोड़ें तो इस्लामी टच। इस पर भी बात करनी है, लेकिन इससे पहले जो दूसरा बड़ा अहम मौजू है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामला हैं, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के 60 ठिकानों पर एयर अटैक के बाद हमारी उनके साथ सरहदी जड़पें भी, और फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो वारदातें हैं, जो खुदकुश हमले हैं, उनमें भी तेजी आई। लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हमने रिटेलिएट किया और उनका कला खमा किया। कितने दहशतगर्द मारे गए, झड़पों में क्या हुआ, और फिर और खबरें जो हैं वो चल रही हैं सोशल मीडिया पे। क्या भारत और इसराइल खुलकर अफगान रजीम की हमायत में सामने आ गई है? अच्छा, ये दो वीडियोस जो हैं ये चल रही हैं सोशल मीडिया पे। एक तो ये आपको पता ही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसराइल के दौरे पे हैं। उन्होंने वहाँ खिताब भी किया है पार्लियामेंट से, अपोजिशन बाइकाट कर रही है, लेकिन बहरहाल उन्होंने खिताब किया। इनका जो दौरा है इसको बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है कि जो ईरान के साथ मामलात हैं, अमेरिका हमला करने वाला है, धमकियां दे रहा है, इसराइल जनाब वो इसरार कर रहा है कि जनाब आप ईरान के ऊपर हमला करें। ये दरीना दोस्त है भारत जो है ईरान का, माजी में बड़े दोस्त रहे हैं ये, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं। चाबहार वो जो बंदरगाह थी उसमें इन्होंने पैसा लगाया हुआ था। तो वहां जनाब इस हवाले से भी इनका दौरा जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक तो क्लिप है जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो खिताब कर रहे हैं ना, उसमें वो जनाब अफगानिस्तान की मदद की बात कर रहे हैं कि जनाब उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही है, इस तरह की बात है। और दूसरा जो क्लिप है वो जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू उनका पार्लियामेंट के अंदर जो खिताब है उससे मुतल्लक है। अच्छा, ये पहले ये सुन लीजिए वो क्या क्या रहे। For this, we shall be announcing a special aid package for Afghanistan on the request of Honorable Prime Minister Modi. वो जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की दरखास्त पे मैं खुसूसी इमदादी पैकेज अफगानिस्तान के लिए अनाउंस कर रहा हूँ। तो इससे पहले मोदी ने जो ये कहा था कि जनाब जो अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यही बात ये कर रहे हैं, नेतन्याहू कर रहे हैं। तो जनाब इसलिए मैं खुसूसी पैकेज का ऐलान कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ना ये फेक है, बज़ाहिर ये लग एआई से बनी हुई है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि बिल्कुल ये वही खिताब कर रहे हैं, मोदी का भी यही लग रहा है, इसका भी यही लग रहा है, लेकिन वहां जिक्र ही नहीं हुआ अफगानिस्तान में। दोनों ने जो ये मोदी ने जो खिताब किया है या जो नेतन्याहू ने बात की है, उन्होंने सिर्फ अपनी जो अपने तलकात जो हैं उनको मजीद मजबूत करने की बात की है। अफगानिस्तान का वहां जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये बहरहाल ये जोड़ा जा रहा है। अगर ये कर दें ऐलान इस तरह का, हमारे लिए तो और आसानी हो जाएगी। ये एक तरह से फिर ये तस्लीम कर रहे हैं ना दोनों कि जनाब अफगानिस्तान जो है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जो कर रहा है, वो हमारी प्रॉक्सी के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो अंदर खाते तो मदद हासिल है, लेकिन ओपनली इस तरह का ऐलान करना, ये तो पाकिस्तान के साथ ऐलान जंग का ऐलान करने के मुतरादिफ है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एक बात। और दूसरा, जो हमने वहां हमले किए थे, एयर अटैक्स किए थे, तो उसके बाद जनाब ये खबरें ये हैं कि 100 के करीब दहशतगर्द जो मारे गए। वो पहले ये इतला थी कि जनाब कोई 38 से 42 के करीब उसमें कमांडर टाइप लोग जो वो भी थे। तो उसके बाद जनाब इन्होंने हमला किया पाकिस्तान पे 3-4 जगहों पे, वहां से वहां की चौकियां हैं उनके अफगानों की। एक तो जनाब उन्होंने तीरा में किया, और वो इस भुलेखे में थे कि जनाब तीरा में शायद हमारे जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं वो हमारी कोई मदद शदद करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से जो आगे से रिएक्ट किया गया, उसके बाद जनाब वो चौकियां चौकियां छोड़ के अपनी भाग गए। तोरखम में भी ऐसा हुआ, लंडी कोतल, पारा चनार और कुर्रम में तो वहां के अवाम ने ही उनको भगा दिया।
और वो लाशें छोड़ के, अच्छा एक टैंक भी वो लेके आए थे एक आध जगह पे, वो जो रूसी 1960 मॉडल का टैंक है ना, वो भी लेके आए हुए थे। अब ये जो जंग है पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई, और ये जो जंग हुई अफगानिस्तान के साथ जंग हुई, हमारे जो जदीद हथियार हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, वो हमें आजमाने का मौका मिल रहा है। अब भारत के साथ ही देखें, जो हमारा GF-17 थंडर है, उसकी स्पीड पता कितनी है? 1800 से 2000 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से वो दौड़ता है। लेकिन जो उनका मिसाइल, डिफेंस मिसाइल सिस्टम है S-400, उसके मिसाइल की रफ्तार पता कितनी है? 17,000 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 17,000 किलोमीटर। तो वो तो हमें वो जो उनके मिसाइल थे, उनको तो चाहिए था हमारे तैयारों को शुरू में आ लेता, वो वहां तक पहुंच ही ना पाते हम। फिर ये एक मौजजाती काम हुआ कि जनाब हमारे 2000 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाले तैयारों ने 17,000 किलोमीटर पर आवर प्रवास करने वाले जो मिसाइल है, उस सिस्टम को तबाह कर दिया। इसी तरह ये जो लेके आए हथियार, अच्छा वैसे जो जंग है ना, ये कोई भारी हथियारों के साथ जो इनके साथ हमारी हुई ना झड़पें, वो भारी हथियारों के साथ नहीं हुई, हल्के हथियारों के साथ फायरिंग शेयरिंग हुई है, फायरिंग का वो हुआ तबादला। लेकिन हमारी तरफ से फिर वो टेक्नोलॉजी, उसकी आजमाइश की गई और वो चौकियां उनकी तबाह कर दी गई। और मुख्तलिफ इतलात हैं, वो अभी कंफर्म नहीं किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन किसी जगह 7, 8, 10, 11 इस तरह जो लोग हैं अफगान जो हैं, वो जो हमलावर थे वो मारे गए। जबकि इन्होंने जो यहाँ खुदकुश हमले करने की कोशिश की या वारदातें डालने की कोशिश की, कुछ पकड़े गए और कुछ मारे गए। और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगहों पे वो कहते हैं कि जनाब कोई 26 दहशतगर्द या फितनतुल खारिज जो है वो मारे गए, और बलूचिस्तान में 8, और ज़ोब में जो बलूचिस्तान में, वहाँ इन्होंने कोई तश्कील तैयार की हुई थी। तो वो पहले इतला ये थी कि जनाब 10 बंदे मारे गए हैं, अब पता चला कि 2 जख्मी हैं और 8 जो हैं वो मारे गए हैं। और फिर इनके कोई दीन मजहब है कोई नहीं इनका, और ना ही कोई अखलाकियात है। और कर्क में एम्बुलेंस पे हमला कर दिया, 3 पुलिस एहलकार जख्मी थे, उनको लेके जा रहे थे। एम्बुलेंस पे तो हमला किया नहीं जा सकता, किसी सूरत में भी नहीं किया ना अस्पताल पे। अगर कल को हम उनकी एम्बुलेंसेस पे हमला करना शुरू कर दें, तो फिर ये जनाब बैनुल कौमी कवानीन जनाब वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। और फिर असी अभी तो कर सकते, इसराइल भी तो हस्पतालों में हमले करता ही रहा ना, लबनान विच भी और गजा विच भी। जनाब इतने वो साढ़े मुखालफिन दुश्मन जेडे छुपे हुए ने, असी भी बहाना कर सकते हैं ना, फिर ये खुद जवाब फराहम कर रहे हैं। और फिर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस जो है वो ऑपरेशन किया गया, और पता ही चला कि 20 खारजी जो हैं वो वहाँ जन्नत हासिल हो गया। और फिर उन्हें स्कूल उड़ा दिया जनाब जनूबी वजीरिस्तान में धमाके के साथ। तो ये तो फिर ये वाला इस्लाम चाहते हैं ये वाले लोग जो हैं। फिर इन्होंने बक्कर में एक पुलिस चौकी पे हमला करने की कोशिश की, खुदकुश हमला किया, वहाँ उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने रोका, वो फुटेज देखी जा सकती है। तो फिर उसने जनाब अपने आप को उड़ा लिया, और 2 एहलकार वहाँ जो है वो शहीद हुए, और एक जो है वो शदीद जख्मी हुआ। और फिर अब जो ये है कि जो बाजोड़ में उन्होंने एक फायरिंग की है पुलिस की जो फोर्स है अबापीर, उसके ऊपर 4 जवान वहाँ शहीद हुए। और उनके जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, सेल अफरीदी साहब, उन्हें कोई फिक्र नहीं, और वहां की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे लातल्लक हो चुकी है इन मामला से। ना उनकी तरफ से कोई मजम्मत आ रही है तालिबान की इन वारदातों की, ना ही वो शोहदा के जनाजों में शरीक हो रहे हैं। अब ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की शहादत हुई, जिसके बाद हमने एयर अटैक किए हैं, खत्मी फैसला हुआ जिसके बाद कि जनाब हमने अब उनको नहीं छोड़ना, जो 100 बंदे हमने वहां उनको जन्नत हासिल किए हैं हमले करके, तो उनके जनाजे में ना वज़ीर आला, ना कोई वजीर, ना कोई हुकूमत का नुमाइंदा शरीक नहीं। इसी तरह जो बाजोड़ वाला वाक़या 4 जवान शहीद हुए हैं पुलिस के, तो वहां भी कोई जनाजे में जो हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं थी। ये तो पड़े हुए हैं जनाब इमरान खान को छुड़वाना है, अपनी हुकूमत बचानी है इमरान खान के जरिए। लेकिन हुकूमत अगर नहीं बचनी तो फिर नहीं बचनी, ना अलीमा खान बचा सकेंगे आपकी हुकूमत, और ना ही इमरान खान, ना पीटीआई।
और दूसरी बात यह है कि जो अफगानिस्तान के अंदर तो खुद एक मसला बना हुआ है, वो अहमद मसूद जो हैं वो कुछ और बातें कर रहे हैं। अब तो उन्होंने आज़ादी की तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया, जनाब ये हमने आज़ाद करवाना है ये इनके तालिबान से ये वाला इलाका। और दूसरा, उनकी हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। अब जो उनके ये तर्जमान है ज़बीउल्लाह, वो ये कह रहे हैं कि हमने सख्ती से टीटीपी को कह दिया है कि जनाब हम अफगान सरजमीन को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो पाकिस्तान से भी हमने यही बात की, इस तरह का उनका एक है। लेकिन दूसरी तरफ एक उनका टीवी चैनल है तुलू टीवी, तो वहाँ जनाब अफगान कमांडर है कोई अब्दुल हमीद खरासानी, वो ये कह रहा है जनाब पाकिस्तान को अगर अस्करी ताकत होने का और मिसाइल का और जनाब एटमी कुव्वत होने का कोई जोम है, तो हमारे पास भी वो कहते हैं कि खुदकुश बमबारों की एक फौज है, हम जवाबी तौर पे ही हमले करेंगे। ये यानी वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। और फिर इनके एक और हैं जनाब शिमाली जोन के कोई जो इनकी आर्मी कोर्ट्स है उसका जनाब, मिलिट्री कोर्ट्स का जनाब को हेड है अब्दुल हादी हमद, वो कहते हैं जनाब पेशावर कोयटा को अगर हमें जो हिब्तुल्लाह कहे ना, तो हम जनाब 2 दिन के अंदर पेशावर और कोयटा को जनाब वो कहते हैं तबाह कर देंगे। अच्छा, वो कैसे तबाह कर देंगे जनाब? ये कोयटा और पेशावर का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहां इनकी वो जो ऊपर कहा है ना, वो खरासानी ने कि जनाब हमारे पास खुदकुश हैं, खुदकुश फौज है, तो ये वही फोर्स होगी ना, उसको इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे ना। इन्होंने कोशिश की और उसके नतीजे में ये 50 के करीब लोग, ये 26 एक, 8 एक और बाकी 10 एक जो सारे मलामलू के, ये कोई 50 के करीब बनते हैं। 100 वहां मरवा लिए इन लोगों ने। इनके पास इतनी कुव्वत नहीं है, मैंने पहले भी अर्ज किया था। ये बस हमें वो फेस सेविंग के लिए ये हरकतें कर रहे हैं कि जनाब वहां के अवाम को कुछ बता सके, जनाब हम क्या है इनके पास, कुछ भी नहीं है। वो जो हमारा जब एयरफोर्स का मुकाबला जो है ये कैसे कर सकते हैं, जबकि इनके पास ना ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी है ना त्यारे गिराने की टेक्नोलॉजी है। बहरहाल ये एक मैं बात ये बताऊं आपको कि ये जो मर्जी झूठ बोल रहे पीटीए वाले और दूसरे ये तालिबान चालबान, वैसे अब ये बात कोई राज नहीं रह गई हुई कि 2018 के इलेक्शन में जो इनकी हुकूमत बनी थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसके पीछे इनका हाथ था, तालिबान का हाथ था। इन्होंने धमकियां दी हुई थी ना, मौलाना फजल रहमान जलसा कर सकते, पीपल्स पार्टी वालों को तो वैसे ही इन्होंने जना मना कर दिया था, आप यहाँ आए नहीं, और एनपी वालों को मना कर दिया था। तो मुस्लिम लीग नून भी इसी सूरत से दो चार थी। एक जलसा होता था वो पीटीए वालों का, और ये लोग उसमें शरीक होते थे। अगर इनके जलसों की फुटेजेस निकलवाएं, और जो जमान पार्क में जो लोग आए हुए थे जनाब, ये ट्रेन पहुंच गए, तालिबान जहां पहुंच गए, ट्रेंड फोर्स पहुंच गई है, ये वही लोग थे। उन फुटेज से इनकी शिनाख्त हो सकती है अगर ढूंढना चाहे हुकूमत में भी, वो ढूंढ भी रहे हैं हुकूमत। और दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात जनाब, जो कतर का दौरा है हमारे वज़ीर आज़म का, और फिर वहाँ शायद इस तरह की बातें हुई हैं अफगानिस्तान के हवाले से, वो ये मैं बता दूं आपको कि सफारती सतह पर जो बातें होनी है वो होती रहें, लेकिन जो फैसला हो चुका हुआ है कि जनाब इनके साथ अन्य हाथों के साथ निपटना है ये जो है। और एयर अटैक्स जो है, अभी आप तवक्को रखें कि मजीद एयर अटैक्स होंगे उनके ऊपर। ज़ाहिर है वो कोई आबादियों के ऊपर तो हमने बमबारी करनी नहीं होती, ढूंढना पड़ता है जनाब कहाँ छुपे हुए हैं। जहाँ वो छुपे हुए, एक हमला हो गया फिर वो जाके कहीं छुप गए, अब वो टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो ढूंढ लेंगे उनको और फिर दोबारा फिर उनके ऊपर अटैक होगा। और ये बात जो है यहाँ से काबुल तक भी जा सकती है। ये सिर्फ ये नहीं कि कंधारी और काबुल अलग और ये वो बात कहीं से कहीं पहुंच सकती है। दूसरा, जो मैंने फैब्रिकेटेड नेतन्याहू और मोदी की वीडियोस का जिक्र नहीं किया, हमारे एक जनाब साहब हैं आदिल राजा साहब, मुल्क से भाग के बैठे हुए हैं, सजा याफ्ता हैं वैसे, तो उन्होंने जनाब ये जो ट्रंप ने खिताब किया अभी, तो उसमें उन्होंने फिर एक दफा जिक्र किया जनाब 8 जंगें मैंने रखवाई हैं, पाकिस्तान और भारत जो एटमी ताकतें हैं उनकी जंग भी रखवाई है। तो इन्होंने जनाब उनका जो खिताब है, या तो इनको समझ नहीं आती या फिर वो फैब्रिकेटेड है। वैसे वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर मैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ना बचाता तो वो हिंदुस्तानियों के हाथों मारा जाता, यानी मैंने जंग रखवाई है इसको, शहबाज शरीफ को ये बचाने के लिए। हालांकि उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की। उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे ये जंग रखवाई है, मुझे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अगर आप जंग ना रखवाते, दोनों एटमी ताकतें हैं, तो 35 मिलियन लोग मारे जाते। ये उन्होंने बात की है। इन्होंने ये पता नहीं कहाँ था जनाब, आप देख लें, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ उनका पूरा खिताब, अगर आपने सुना है तो फिर आपके इल्म में होगा कि उन्होंने क्या बात की है और इस बंदे ने क्या बात बता दी है, इसका कहने का मतलब बना दी, और इसका कहने का मतलब ये लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान शिकस्त खा गया था। तो फिर जनाब ट्रंप ने जो है
वो इसमें, जबकि पूरी दुनिया ये मान रही है कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दिया और इबरतनाक जो है वो शिकस्त दी है। अच्छा, अब आते हैं जनाब ये जो इनके ड्रामे, इस्लामी टच और दीगर चीज़ें। पहले तो ये कि मंगल वाले दिन आपको याद होगा कि मुलाकात का दिन होता है, तो ये बहनें भी गई हुई थी, कुछ लोग भी वहाँ थे इनके साथ, रियाला जेल। मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन ना फिर एक खबर आई कि जो इमरान खान की बहन है नौरीन खानम, वो जनाब गिर गई वहाँ पे नाले में। अब ये फुटेज आप देखें, इसमें जो वो इस उम्र में हमदर्दी है हमें उनके साथ कि जनाब वो गिर गई, जख्मी थोड़ी बहुत हुई, एक खातून तो ज्यादा जख्मी हुई जो उनको बचाने के लिए जिसने हाथ पकड़ा हुआ था। तो बहरहाल ये किसने कहा था कि इस उम्र में आप जनाब जंप करें, जंप करके आप नाला क्रॉस करने की कोशिश करें, और नाला क्रॉस करने की जरूरत क्यों पेश आई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मैंने इस्लामी टच, अब ये एक ट्वीट देखिए, इसमें कहा जनाब लिखा है, अफसोसनाक खबर, इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी अडयाला जेल के बाहर नमाज के लिए जाते हुए पांव फिसलने से नाले में गिर गई। अब नमाज का जो इस्लामी टच है, वो जो इमरान खान आपको याद होगा जलसे में तकरीर करते पीछे जनाब कान में कहते को इस्लामी टच दें, इस्लामी टच दें, तो ये इस तरह का इस्लामी टच देने की कोशिश जनाब की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि पीटीए का सोशल मीडिया पूरे नमाज पढ़ने के लिए जाते हुए जनाब, और जो इनके हैं वो कासिम सूरी साहब, वो भी भगोड़े हैं, भागे हुए हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म के फ़िरा नूरीन खान नियाज़ी के साथ अडयाला के बाहर पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत की तज़लील है। और भाई मेरे, इंसानियत की तज़लील है तो किसने तज़लील की है? उन्होंने खुद ही अपनी तज़लील की है ना, कि ऐसी उम्र दे विच उन्होंने जंप मार के नाला टप्पन की कोशिश की। अगर कोई गल करिए तो फिर जनाब वो औरत कार्ड के खातून है, उम्र सीधा है, ख्याल करना चाहिए, तो वो उम्र सीधा को भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। तो ये इंसानियत की तज़लील किसने की है, ये बताए आप। अच्छा, बहरहाल, और दूसरा ये कि एक तो इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दूसरा सुहेल अफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, जिन्हें अपने सूबे की कोई फिक्र नहीं है, वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करने के चक्करों में रहे। तो वो जनाब कमरा अदालत में चले गए, और वहां पे जनाब उन्होंने वो बैठे रहे, फिर रोस्टम पे जाके खड़े हो गए। तो जनाब चीफ जस्टिस से जनाब मैंने बात करनी है, तो फिर उन्होंने जनाब कहा, जनाब वो फिर उन्होंने सलाम किया, चीफ जस्टिस जनाब उठ के चले गए। तो आप ये खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सुहेल अफरीदी साहब, जनाब मैं 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तो मैं जनाब अदालत में गया, तो मैंने वज़ीर आज़म को रोजे की हालत में अस्सलाम वालेकुम कहा, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। अच्छा, रोजे की हालत में अस्सलाम वालेकुम कहना, ये फिर इस्लामी टच वाली बात है। और दूसरे पास जेड़ा सी ओदा रोजा नहीं सी, थोनू की पता ओदा रोजा सी कि नहीं सी, ये वैसे ही अदालती डेकोरम के खिलाफ है। वहां सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ थे, तो वो उनको समझाते हैं भाई ऐसे बात नहीं की जाती। अब जो इन्होंने पीटीए वाले, इन्होंने ना वो चुक दिता काम, जेड़ा इन्हों का रूटीन का काम होता। अब जो इनकी बहन है नौरीन खानम, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है कि इस चेहरे को याद रखें, तस्वीर लगा के, जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस की, कि उन्होंने जो सीएम केपी हैं उनके रोजे की हालत में रोस्टम पर जाकर चीफ जस्टिस को अस्सलाम वालेकुम कहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने जवाब तक देना गवारा नहीं किया और उठकर चले गए। फिर इस्लामी टच, यानी कि जनाब रोजे की हालत में, रोजे की हालत में आपका ये सहकाक बन गया जनाब अदालती डेकोरम तोड़ें, अदालती तकद्दुस पामाल करें। तो ये तो अगर कोई आम बंदा जाके इस तरह अदालत में मुदाखलत करे ना, तो तहीनेदारा लग जाती है। ये तो अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश है, अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है। और ये ड्रामा इनका, ये देखें, जब ये सुहेल अफरीदी साहब गए ना अदालत में, तो इन्होंने कहा मैंने मिलना है ये वो, तो जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पैगाम भिजवाया, जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस के, जनाब आप मेरे दफ्तर में आ जाए, वहां बात करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने जनाब यहीं पे ही जो है, मैंने वो वहां नहीं आना, तो मैंने यहाँ पे ही ये जनाब मैं 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा, मैंने यहाँ पे खुली अदालत में हमारे केस नहीं लग रहे, मैंने चीफ जस्टिस से बात करनी है। तो किस सीएस से बात करनी है? कानूनी तौर पे ना आप पीटीआई के नुमाइंदे हैं, पीटीआई तो है ही नहीं ना अभी तक, उसकी ओहदे ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, और ना आप पीटीआई के वजीर आजम हैं, क्योंकि पीटीआई को जमात ही नहीं जो असम्बली के अंदर हो, ना कौमी असम्बली में ना सूबाई असम्बली में। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जनाब मैं जनाब किस सीएस से? वो तो मैं कह रहा हूं कि अदालत की मेहरबानी है
उन्होंने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, चले गए उठ के। आम बंदा करके देखे ना ये। अगर आप चीफ जस्टिस से मिलना चाहते हैं, सेक्रेटरी आपको बुला रहा है, हो सकता है वो मुलाकात करवा ही देता, लेकिन आपने ये ड्रामा करना जरूरी समझा कि जनाब अदालत में ड्रामा करूंगा, खबर बनेगी कि जनाब रोजे की हालत में वज़ीर आला जो है वो बात करना चाह रहा था, सलाम किया, जवाब नहीं दिए। और दूसरी बात, अच्छा वैसे सलाम का कंसेप्ट भी कोई नहीं है अदालतों में। अदालतों में तो जाके जनाब वो करते हैं, थोड़ा सा सर झुकाते हैं अदालत के सामने वकील जो है। वो मैंने कभी नहीं देखा जनाब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किया, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा सलाम दवा जो होता हुआ। तो ये बहरहाल इन्होंने एक नई, इनको मैंने पहले अर्ज किया ना, सलमान अकबर राजा साहब को समझाना चाहिए भाई, इस तरह नहीं होता। हमने दरखास्त दी हुई है तो उस दरखास्त के हवाले से हमने बात करनी है कि अगली हियरिंग के लिए जो दरखास्त दी हुई है इन्होंने। अच्छा फिर उसके बाद ये गए नहीं, उसके बाद जो सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर साहब जो इनके वकला हैं, ये गए हैं जाकर सेक्रेटरी के पास, बाद में चले गए जनाब कि हाँ जी तुझे बुलाया सी, वो भाई जी उदो बुलाया सी, अच्छा चलो दसो जी, हाँ जी जनाब वो जनाब हमारा केस लगा होगा है अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन वाला जो केस है, तो उसकी अगली हियरिंग के लिए हमने दरखास्त दी हुई है, तो उसमें एक नया ग्राउंड भी लिया हुआ है हमने, यानी इन्होंने एक नया ग्राउंड उसमें लिया हुआ। इन्होंने एक दरखास्त दी हुई है कि जनाब जो अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला केस है ना, उसमें जो सजाएं हुई हैं, तो एक तो अपील फाइल की हुई है, उसके साथ इन्होंने एक और जमानत की दरखास्त है, बिना फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रहा किया जाए। अब इन्होंने एक और मुतफरक दरखास्त जो है वो इन्होंने, वो जो सफदर सलमान, क्या नाम है उसका, सलमान सफदर की रिपोर्ट नहीं थी, उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा जनाब उसकी आंख का जनाब बड़ा मसला हो गया हुआ है, तो इलाज नहीं हो रहा, तो जनाब ये एक और ग्राउंड लिया है कि तिब्बी बुनियादों पे, मेडिकल ग्राउंड्स पे जनाब उनकी जमानत ली जाए, जेल में इलाज हो नहीं सकता, तो उनका इलाज जो है वो एक बाहर जमानत दी जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। तो ये आज केस लग गया है, ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान की अदालत में लग गया। ये अर्ली हियरिंग वाला केस है, यानी जो दरखास्त है कि जल्द समाअत कीजिए वो। अब ये भी हो सकता है कि रूटीन में मेरा और आपका केस है तो जनाब नोटिस जारी कर देंगे, ठीक है जनाब नोटिस जारी कर रहे हैं हम सरकार को, तो वो अगली पेशी भी आके बताए जनाब ये कहते हैं कि जनाब ये जल्द समाअत की जाए, ये आमतौर पर ये होता है। लेकिन ये कोशिश करेंगे जनाब ये कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, मेन केस लग जाए, या इसी पे जो मेडिकल ग्राउंड्स की बुनियाद पे कोई रिपोर्ट मंगवा ली जाए जनाब मेडिकली, ये वो हुकूमत आके कह देगी जनाब कि जनाब उनका इलाज बिल्कुल ठीक हो रहा है। और 24 तारीख की रात इनको लेके गए थे, इनका मेडिकल पूरा चेकअप हुआ है, दिल तुल इशू है, वो सारा कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है इनका, सिर्फ वहाँ का मसला है वो टीका लगना था, लग गया, अल्लाह खैर सल्ला, अस्पताल दाखिल करवाने की जरूरत नहीं, बोर्ड कह ही नहीं रहा जनाब जो बनाया हुआ हमने कि जनाब इनको। और वैसे भी जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक तो वहाँ ही इलाज होना होता है ना, सरकारी अस्पताल में इलाज होना होता है ना कैदी का, प्राइवेट नहीं भेजती उसको। तो बहरहाल ये इस तरह ये आज ये उम्मीद लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जनाब जो अगर तो इंसाफ हो, जैसे सबके साथ होता है, मेरे और आपका जो केस है जिस तरह वो सुना जाता है इस तरह से नोटिस होने चाहिए। और दूसरा इमरान खान के मैंने उन्होंने कहा जनाब ये क्या मोहसिन नकवी के साथ ये क्यों बात कर रहे हैं, हमें एतमाद में नहीं लेते, हमारे भाई की बीमारी पे सियासत की जा रही है, हमसे पूछे बगैर हमारे भाई की बीमारी के हवाले से कोई फैसला न करे, जमात कौन होती है, हम घर वाले हैं, इस तरह की उन्होंने बातें शातें की हैं। तो भाई सियासत तो कोई और कर रहा है, सियासत तो वो जो बैरिस्टर गोहर है वो तो बेचारे लगे हुए थे किस तरीके से इलाज मुलाकात का मामला बीच का रास्ता निकल आए। लेकिन ये अब ये जो उन्होंने कहा था जनाब, जो बैरिस्टर गोहर का पैगाम दिया था कि शिफा इंटरनेशनल में दाखिल करवा देंगे, उन्होंने जब 10 दिन कम से कम दाखिल करवाओ, तो ये क्यों काम खराब हुआ? वो तो मैंने पहले भी अर्ज किया था, जुम्मे वाले दिन शायद उन्होंने शिफ्ट कर देना था उनको, लेकिन इन्होंने जनाब वहां एहतजाज शुरू कर दिया। अब ये तस्लीम कर रही है कि हमें पैगाम दिया गया था। अब उस दिन भी मैंने अर्ज किया था कि उन्होंने कहा जनाब अपने डॉक्टर ले आओ, तो तुसी 2 बंदे आ जाओ, तो इन्होंने कहा जनाब वो डॉक्टर बरकी को ले जाए और उजमा को ले जाए, डॉक्टर उजमा को उनका नहीं वो नहीं, कोई और फैमिली मेंबर अगर भेजना तो उनका जब डॉक्टर कासिम जमा को ले जाए, वो भी तो कजन है, इनका नहीं हमने नहीं भेजना। अब खुद कह रही है कि हमने कहा हमने नहीं भेजना। और दूसरी तरफ ये जनाब लगी हुई है, हमें बताए बगैर ब्रीफिंग कैसे ले ली जानी, राजा नासिर अब्बास ने और बैरिस्टर गोहर ने जो ब्रीफिंग नहीं दी थी पीएमसी में जाके, तो ये एक तरफ कहते हैं हमें वो पता नहीं चल रहा है जनाब हमारे भाई की सेहत कैसी है, दूसरी तरफ ये कह रही है जनाब ये गए क्यों पता करने कि भाई की सेहत कैसी है। ये इनका हाल है, सियासत तो ये कर रही है इसके ऊपर। फिर अलीमा खानम कहती है जनाब ये कोई आसान नहीं करना मेरे भाई के ऊपर, उनके वोटों से ये बने हुए हैं, ये बैरिस्टर गोहर कहाँ है, ये क्यों पेश नहीं होता, हामिद खां कहाँ है, वो सेनेटर जो है इनके, खोसा कहाँ है, खोसा साहब कहाँ हैं, अली बुखारी तो इस्लामाबाद का है, वो क्यों नहीं पेश होता, ये बड़े बड़े वकील हैं, ये मेरे भाई के केसों में पेश क्यों नहीं होते भाई।
अच्छा, इनकी जो दूसरी बहन है वो ये कह रही है कि जनाब मेरे भाई ने मुझे पैगाम दिया कि जनाब मैं बड़ी मुश्किल से जेल काट रहा हूँ, तो उनसे कहें कि मेरे कम से कम केस तो लगवाए ना। पिछले वाले कह रहे हैं कि ना डट के खड़ा है कप्तान, और बहन कह रही है वर्ड उनके कहते मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूँ, इनकी इतना नहीं कर सकते कि मेरे केसेस जाके लगवा दे। वो कहती है कि मेरे भाई ने कहा कि सीनियर वकील से कहें जिनके ये नाम आए हैं सामने, कि वो बैठ जाए वहां जाके, और जब तक केस मेरे लग नहीं जाते ना उस वक्त वहां से उठे ना। वकीलों को पता है कि कैसे जनाब केस जो है वो लगवाए जाते हैं, वो तो लगवाने की कोशिश करते हैं, रुकावट तो आप डालती है बीच में कि केस ना लगे, कोई ना कोई ऐसा काम कर देती जैसे आप ये कर दिया, अदालत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। तो बहरहाल ये अब वो जो अब जिन वकला के नाम है, क्या इमरान खान ने उनको वकालतनामे दिए हुए हैं? वो कैसे कोशिश करें? वकालतनामा उनको नहीं देना, वकालतनामा किसी और को देना है। क्या आप लोगों ने राब्ता किया इनके साथ? आप बहने हैं ना, तो आपने राब्ता किया अहमद खान के साथ? मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने अहमद खान के साथ राब्ता नहीं किया। बैरिस्टर गौहर के साथ कोई बात होती हो तो मुझे नहीं पता, और खोसा के हवाले से भी जो बात इन्होंने की है, खोसा और वो तो बुशरा का और जो ग्रुप इनके दरमियान है आपस में, तो खोसा साहब का तो ग्रुप ही हो रहा है, लेकिन बहरहाल इमरान खान की बात तो सारे करते हैं ना। तो इस तरह इन्होंने जनाब को ड्रामा श्रामा किया। सारा दिन जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उनकी स्क्रीनें जो है वो जो कैप्चर करके बैठी रही हैं। यानी इस हद तक ये इनकी जो मूव है इसको कामयाब कहा जा सकता है। भाई बाहर आता है या नहीं आता, ये बेल एप्लीकेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो लेकिन इस हद तक ये कामयाब रही है कि जनाब मेन स्ट्रीम मीडिया जो इन्होंने कैप्चर करके रखा स्क्रीन न्यूज़ की। अब दीजिए मुझे इजाजत, नहीं दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।